चलिए बाबा, अब हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। चलिए शुरू करते हैं। सर किस टाइप का चैप्टर है? एग्जाम पर्पस से अगर देखा जाए बी ग्रेडेड भी बोल सकते हो। इंपोर्ट प्रोसीजर, चलिए समझना शुरू करते हैं। आ जाइए, जब भी इंपोर्ट होता है इंडिया में, समझ लीजिए यूएस का पोर्ट है और ये इंडियन पोर्ट है। अब इंपोर्ट होने के लिए कौन से बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सर पहला पहला सेक्शन समझ लीजिए, यूएस से गुड्स इंडिया आ रहे हैं, तो हम बात करेंगे पहले सेक्शन के बारे में। जो सबसे पहला सेक्शन यहां आता है वो आता है सेक्शन नंबर 29। एवरीवन ओवर हियर, सेक्शन नंबर 29 बोलता है जब भी आप इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हो तो सर सेक्शन नंबर 29 जो पहला पहला सेक्शन है वो बोलता है लैंडिंग और कॉलिंग होना चाहिए। लैंडिंग और कॉलिंग मतलब प्लेन से लैंड कर रहे हो या जहाज से आ रहे हो तो लैंडिंग और कॉलिंग एट ए कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन ही होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है एक्सेप्शन है। समझ लीजिए आप समुद्र से आ रहे हो और सर कोई वेदर खराब होने के कारण आप कहीं और चले गए अदर देन ए कस्टम पोर्ट, क्या आप कर सकते हो? तो इन्होंने बोला है जब भी इंडिया हो पहली बार हमेशा कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पे आना। लेकिन सर समझ लीजिए, सर ये कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट कौन सा होता है? जिसको सीबीआईसी नोटिफाई कर रखा है एज ए कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट। अगर सर समझ लीजिए स्ट्रेस ऑफ वेदर वगैरह हो गया तो ये बोल रहे हैं इफ कंपेयर्ड बाय एक्सीडेंट, स्ट्रेस ऑफ वेदर, अदर अनअवॉइडेबल कॉज, तो सर आप कहीं और भी जा सकते हो अदर देन ए कस्टम पोर्ट। अदर देन ए कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट आप जा सकते हो, लेकिन बेटा याद रखिएगा जहां भी जाओ वहां के नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर या पुलिस इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देना कि सर ऐसा ऐसा तकलीफ था इसलिए हम यहां आ गए हैं, और अगर वो मांगे तो अपना लॉग बुक भी प्रोड्यूस कर देना। उसके बाद और सर आपको अलाउ नहीं करना है किसी को भी विदाउट कंसेंट गुड्स अनलोड करना, या सर कोई बोल रहे हैं मैं घर जा रहा हूं, घर जाना वगैरह अलाउ नहीं करना है। लेकिन सर अगर आप देख रहे हो कि सर समझ लीजिए जो शिप है उसमें आग लगी हुई है, तो बेटा सबको बोलिए सामान लो और घर जाओ। सर अगर नेसेसरी फॉर रीजन ऑफ हेल्थ, सेफ्टी, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी है तो सर नथिंग शैल प्रोहिबिटेड डिपार्चर ऑफ क्रू, पैसेंजर एंड रिमूवल ऑफ गुड्स। सर अगर आग की बात है, समझ लीजिए वहां पे फायर लगा हुआ है शिप में, एयरक्राफ्ट में, तो बेटा सामान ले और घर जा। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 29 बोलता है आना है तो कस्टम एयरपोर्ट और पोर्ट पे आना है, कोई और स्टेशन पे भी जा सकते हो, लेकिन सर कोई और जगह भी चले गए तो आपको नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर या पुलिस इंचार्ज को इन्फॉर्म रखना है। उसके बाद सर जब आप आ रहे हो तो जो भी पर्सन इंचार्ज है, अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहा है बाय वेसल तो पर्सन इंचार्ज मास्टर को बोलते हैं, अगर गुड्स आ रहे हैं बाय एयरक्राफ्ट तो कमांडर और पायलट को बोला जाता है पर्सन इंचार्ज, अगर सर रेल के थ्रू आ रहा है कंडक्टर या गार्ड को बोला जाता है पर्सन इंचार्ज, सर अगर और कोई चीज से आ रहा है ट्रक वगैरह से तो ड्राइवर को बोला जाता है पर्सन इंचार्ज। उसके बाद अब जब भी आप आ रहे हो तो पर्सन इंचार्ज के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट किया गया है कि वो सेक्शन नंबर 30 बोलता है कि जब भी आप आ रहे हो आपको अपना डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट देना है या इंपोर्ट मैनिफेस्ट देना है, या सर कन्वेंस वगैरह के केस में, रोड के केस में बेसिकली इंपोर्ट मैनिफेस्ट देना है। ये कौन देगा? पर्सन इंचार्ज देगा, या पर्सन इंचार्ज का कोई भी समझ लीजिए शिपिंग कंपनी जो है वो दे देते हैं बेसिकली, ठीक है, और एनी अदर पर्सन। उसके बाद सर अगर गुड्स वेसल से या एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट प्रायर टू अराइवल देना पड़ेगा, टू बी प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है सर, आने से पहले इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट करना है। लेकिन सर व्हीकल से अगर आप आ रहे हो, रास्ते से आ रहे हो तो इंपोर्ट रिपोर्ट देना पड़ता है, 12 घंटे में देना पड़ता है। अराइवल के बाद दोगे तो भी चलेगा, एंड मैनुअल फाइलिंग अलाउड रहता है। उसके बाद आता है सर अगर हमने कोई डिले कर दिया, हमें जो अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट वगैरह देना था, इसमें अगर कोई देरी हो गई तो बेटा देरी हो गई तो पेनल्टी लगेगा लेस देन इक्वल टू ₹50,000, मतलब पेनल्टी अप टू 50,000 का लगाया जा सकता है। और बिलेटेड फाइलिंग हमेशा अलाउ तभी किया जाएगा जब वैलिड ग्राउंड्स रहेंगे। और सर एक बात बताइए, क्या मैं कोई अमेंडमेंट कर सकता हूं? इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट वगैरह अगर फाइल हो गया उसके बाद अमेंडमेंट करना है तो जा बेटा जा, ऑफिसर से बात कर। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि सर इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है और आपका कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, तो वो आपको अमेंड करने अलाउ कर सकता है। उसके बाद सर एक बात बताइए, सेक्शन नंबर 30 के बाद आता है सेक्शन नंबर 30A कि सर आप जब भी आ रहे हो इंडिया के बाहर से तो आपको पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड
पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी फाइल करना है। सर ये कौन देगा? अगेन पर्सन इन चार्ज देगा, इन केस ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट बिफोर अराइवल देगा, और सर अपॉन अराइवल इन केस ऑफ व्हीकल लैंड रूट से आ रहे हो तो आने के बाद भी ये फाइल कर सकते हो। सर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन क्या होता है? पीएनआर इंफॉर्मेशन बेसिकली रिकॉर्ड होता है विच इज prepared by the operator of aircraft vessel and vehicle और ये और देयर एजेंट ये प्रिपेयर करते हैं, और इसमें बेसिकली पैसेंजर्स का इंफॉर्मेशन रहता है। और सर अगर समझ लिए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड सर ये जो मैनिफेस्ट है ये फाइल नहीं किया गया तो विद इन टाइम, तो बेसिकली बोल रहे हैं डिले इन फाइलिंग विदाउट कॉज पेनल्टी लगेगा लेस देन इक्वल टू 50,000 रुपीज। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 29, आना है तो कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पे ही आना है। आने से पहले सर आपको फाइल करना है डिलीवरी, आपको आने से पहले फाइल करना है इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट या सर अराइवल मैनिफेस्ट फाइल कर देना है। और सर एक और मैं आपने बोला कि पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी आपको फाइल करना है। अब बेटा आप आ गए पोर्ट पे, अब आप आ गए पोर्ट पे, समझ लीजिए एयरक्राफ्ट का मामला है तो एयरक्राफ्ट के केस में, और लैंड का मामला है तो लैंड रूट में जब व्हीकल आता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन नंबर 31 एंट्री इनवर्ड की बात करता है जो शिप वगैरह के केस में ही एप्लीकेबल है। मैं जो आपको इंपोर्ट यहाँ पे प्रोसीजर पढ़ा रहा हूं वो सबके एंगल से पढ़ा रहा हूं, वो सबके एंगल से पढ़ा रहा हूं, मतलब चाहे आप लैंड रूट से आ रहे हो, चाहे आप रेल रूट से आ रहे हो, चाहे आप एयर रूट से आ रहे हो, चाहे आप वेसल से बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 30, 30A था वो सारे केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर। अब लेकिन सेक्शन नंबर 31 की जब आप बात करोगे, आप जब एक बार पोर्ट पे आ गए, आप जब एक बार पोर्ट पे आ गए तो आप अनलोडिंग फ्रॉम ए शिप ऐसे ही चालू नहीं कर सकते। शिप से अनलोडिंग करने के लिए आपको एक अनलोडिंग का परमिशन चाहिए होता है। एंट्री इनवर्ड इज ए रिटन परमिशन टू अनलोड, ये आपको मिलेगा। कौन देगा? मास्टर shall not permit unloading without entry inward और no entry inward shall be given without arrival और import manifest। जब आप आने से पहले arrival manifest, import report फाइल, import manifest फाइल किए थे, उसके फाइल किए बिना आपको entry inward नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। उसके बाद entry inward is not required in case of unloading crew members, passenger baggage, mail bags और एनिमल्स, पेरिशेबल और हजार्डस गुड्स का केस में एंट्री इनवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर। उसके बाद एंट्री इनवर्ड व्हीकल और एयरक्राफ्ट के केस में भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सिर्फ वेसल के केस में एंट्री इनवर्ड आता है। अब सुनिए, अब सर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 32, 33, 34। सर सेक्शन नंबर 32, 33, 34 क्या बोलता है? 32, 33, 34 जीपीएस की बात करता है। जी मतलब गुड्स, ये बोल रहे हैं वही गुड्स अनलोड किए जाएंगे। सेक्शन नंबर 32 बोलता है वही गुड्स अनलोड होंगे जिनको इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट में बताया गया था, उन्हीं गुड्स का अनलोडिंग किया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 33 कि अनलोडिंग होगा एट अप्रूव प्लेस, जो लैंडिंग प्लेस होता है वहीं पे अनलोडिंग होगा। अनलोडिंग एट अप्रूव प्लेसेस ओनली, दैट इज लैंडिंग प्लेस जो होता है वहीं पे अनलोडिंग किया जाएगा। ऐसा नहीं कहीं भी अनलोड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन नंबर 34 आता है अनलोडिंग जब होगा तो ये ऑफिसर का सुपरविजन में होगा, ऑफिसर जो खड़ा रहेगा उसी के सामने अनलोडिंग करना है। अनलोडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, ये आपको करना है। अब उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35। समझ लीजिए ये मदर वेसल यहां तक आ गया। अब मदर वेसल से अनलोडिंग करनी है। अब सर मदर वेसल से जब अनलोडिंग करनी है तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेक्शन नंबर 35 बोलता है कि समझ लीजिए मदर वेसल यहाँ पोर्ट पे नहीं आ पा रहा, तो मदर वेसल से जब अनलोडिंग करनी थी हमने क्या किया? छोटी छोटी बोट्स का यूज कर लिया। अब ये छोटे बोट्स में जब आप गुड्स को लेके जाओगे ना तो रास्ते में आपको कस्टम ऑफिसर पकड़ेंगे, उनको आपको दिखाना होगा बोट नोट। तो यही बोल रहा है कि सर सेक्शन नंबर 35 नो गुड्स शैल बी वाटरबॉर्न अनलेस अकम्पनीड बाय ए बोट नोट, मतलब आप जो छोटी छोटी बोट्स का यूज करोगे, ये मदर वेसल से गुड्स अनलोड करके लेके जाओगे, रास्ते में आपको कस्टम ऑफिसर रोकेंगे और उनको आप बोट नोट दिखा जाएगा। बोट नोट एक ऑथराइजेशन है कि सर आप ऑथराइज्ड हो टू टेक द गुड्स अलोंग विथ यू, ये दिया जाता है। बोट नोट आपको दिया जाता है कि सर बोट नोट प्रॉपर ऑफिसर देता है। और ये जो छोटी छोटी बोट है इनको स्मॉल बोट भी बोलते हैं, बार्ज भी बोलते हैं और लाइटर्स भी बोलते हैं। अब जो आपके एक बार गुड्स यहां पहुंच गए, एक बात का ध्यान रखिएगा, अनलोडिंग हॉलीडेज और आफ्टर ऑफिस आवर्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए आपको अनलोडिंग कराना है ऑन ए हॉलीडे या आफ्टर वर्किंग आवर्स,
तो आपको देना पड़ेगा एक नोटिस प्लस मर्चेंट ओवरटाइम फीस। क्या आपको याद है मर्चेंट ओवरटाइम फीस जो लगता है उस पे जीएसटी एक्ट में जीएसटी एग्जम्प्टेड है, ठीक है सर। उसके बाद नो फीस फॉर अनलोडिंग ऑफ बैगेज एंड मेल बैग्स, बैगेज और मेल बैग्स वगैरह के लिए कोई मर्चेंट ओवरटाइम फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद यहां बोल रहा है अब ये शिप से सारा अनलोडिंग हो गया, अब ये शिप जाएगा, जाते हुए आपको बाय बाय बोलेगा। और सेक्शन नंबर 42 बोलता है कोई भी शिप इंडिया से नहीं जाएगा जब तक उन्हें एक रिटर्न ऑर्डर दैट इज द डिपार्चर ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर नहीं दे देता है। क्या आप मेरे साथ हैं सब? फटाफट बोलिए, हमने अभी तक क्या क्या सेक्शन पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा सेक्शन नंबर 29। आना है तो कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पे आना है। आने से पहले या आने के 12 घंटे बाद विद इन केस ऑफ व्हीकल आपको देना है अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, यस सर, या इंपोर्ट रिपोर्ट देना है। उसके बाद सर पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी आपको देना है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31 कि आ गए हो तो बेटा एंट्री इनवर्ड। उसके बाद आता है सर आपको मतलब बेसिकली इन केस ऑफ वेसल्स ओनली एंट्री इनवर्ड का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आता है 32 जो अप्रूव गुड्स है, जो आपने मैनिफेस्ट में लिखा था, इंपोर्ट रिपोर्ट में लिखा था, उसी को अनलोड करना है। 33 क्या बोल रहा है? अप्रूव्ड प्लेसेस पे ही अनलोडिंग होना है। एंड सेक्शन नंबर 34 बोल रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर ही अनलोडिंग होना है। उसके बाद सर अगर बड़ी शिप नहीं आ सकती, छोटे छोटे शिप को यूज कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ बोट नोट। और सर मुझे अगर अनलोडिंग ऑन ए हॉलीडे कराना है या आफ्टर ऑफिस आवर्स कराना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा सर? उसके लिए बोला गया है यहाँ पे मर्चेंट ओवरटाइम फीस और एक नोटिस देना पड़ेगा। आप जा रहे हो तो बाय बाय बोलते समय एक रिटर्न ऑर्डर, डिपार्चर ऑर्डर लेके जाइएगा। एवरीवन ओवर हियर नाउ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। उसके बाद अब सुनिए, आपके जो गुड्स यहां पे अनलोड हो गए हैं उन गुड्स को मैंने यहां रख दिया, और सेक्शन नंबर 45 बोलता है कि सर गुड्स आफ्टर अनलोडिंग टिल क्लियरेंस शैल रिमेन विद द कस्टोडियन। गुड्स एक बार अनलोड हो गए तो उसके बाद किसके पास रहेंगे? कस्टोडियन के पास रहेंगे। कस्टोडियन क्या करेगा? रिकॉर्ड्स रखेगा। ये जो कस्टोडियन होते हैं अदानी ग्रुप वगैरह, ये रिकॉर्ड्स रखेंगे एंड अलाउ नहीं करेंगे किसी को भी रिमूव करना। लेकिन अगर गुड्स चोरी हो गए तो सर दे शैल बी लायबल टू पे द ड्यूटी ऑन द पिल्फर्ड गुड्स। हमेशा याद रखिएगा पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर लायबिलिटी होगा ऑफ द कस्टोडियन। अब इधर दो टाइप के कस्टोडियन आते हैं। एक होता है कस्टोडियन जिसको सेक्शन नंबर 45 ऑफ द कस्टम एक्ट में कमिश्नर अपॉइंट करता है। हमेशा याद रखिएगा सेक्शन नंबर 45 में जो कस्टोडियन अपॉइंटेड है अंडर द कस्टम एक्ट वही लायबल होता है टू पे ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स, क्योंकि सेक्शन नंबर 45 उसी पे एप्लीकेबल होता है जो एक प्राइवेट कस्टोडियन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 45 होता है, और उसी के ऊपर लायबिलिटी होता है अगर गुड्स पिल्फर हो गए। अब एक और टाइप का कस्टोडियन होता है जिसे हम बोलते हैं मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अंदर जब एक कस्टोडियन अपॉइंट होता है तो सर मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अंदर जो कस्टोडियन अपॉइंट होता है ही इज नॉट लायबल टू पे ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर लायबिलिटी किसका आता है? पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर ड्यूटी लायबिलिटी सिर्फ प्राइवेट कस्टोडियन का आता है जिसको कमिश्नर अपॉइंट करता है अंडर सेक्शन नंबर 45। अगर मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अंदर कोई कस्टोडियन अपॉइंटेड है तो वो पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर ड्यूटी लायबिलिटी उसका नहीं आता। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? चले आगे। हाँ, अब जब आपको गुड्स क्लियर कराने हैं तो आप क्या करोगे? आप इंपोर्टर गुड्स कैसे क्लियर कराओगे वो मैंने पूरा प्रोसेस यहां पे लिखा है। ये प्रोसेस जो है वो गुड्स क्लियर कराने का है। चलिए जल्दी प्रोसेस देख लेते हैं। अब आपके गुड्स आ चुके हैं, आप इंपोर्टर हो, आपको गुड्स छुड़ाने हैं, कस्टोडियन के पास आपके गुड्स है, तो कैसे गुड्स को क्लियर कराओगे? तो सर पहले बात इंपोर्टर क्या करेगा? ऑनलाइन जाएगा। इंपोर्टर ऑनलाइन जाएगा और एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। हमेशा याद रखिएगा वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा व्हाइट फॉर होम कंजम्पशन, वेयर हाउस में डालना है तो येलो, वेयर हाउस से क्लियर कराना होता है तो ग्रीन। मैंने बस बिल ऑफ एंट्रीज के बारे में बता दिया, ठीक है सर। उसके बाद अब वो एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा और बिल ऑफ एंट्री हमेशा फाइल करना पड़ता है टू बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच द कन्वेंस अराइव्स एट द क्लियरेंस पोर्ट। तो बेटा बात याद रखिएगा, अगर पोर्ट पे आज शिप आने वाला है तो उसके एक दिन पहले तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा बिल ऑफ एंट्री एक दिन पहले फाइल हो जाना चाहिए। यही लिखा है यहां पे टू बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडे। चाहे हॉलीडे भी हो फिर भी
preceding the day on which the conveyance arrives at the clearance port। मतलब आज अगर क्लियरेंस पोर्ट पे शिप आने वाली है उसके एक दिन पहले, बिफोर द एंड ऑफ द डे, आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। उसके बाद बोर्ड के पास डिफरेंट टाइम लिमिट देने का पावर भी है, लेकिन वो अगर बोर्ड एक्सरसाइज करती भी है वो पावर, तो सर जिस दिन वो शिप अराइव हुई उस दिन तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए, ऐसा बोर्ड बोल सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आज शिप अराइव हुई उसके एक दिन पहले तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। और यही बोला है। उसके बाद बोलते हैं क्या प्रायर बिल ऑफ एंट्री अलाउड है? यस बाबा, ये पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा, प्रायर बिल ऑफ एंट्री भी अलाउड है 30 डेज प्रायर टू द एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल। एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल से 30 डेज प्रायर भी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो सकता है, जिसे हम प्रायर बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। समझ लीजिए मेरे गुड्स इंडिया में अराइव हो गए और मेरे गुड्स जब पोर्ट पे अराइव हो गए, अब मुझे उन्हें क्लियर कराना है, लेकिन मैं उन्हें क्लियर करा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मुझे तो गुड्स को क्लियर करा के घर ही लेके जाना है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं ऑफिसर को क्या बोलूंगा? सर 2-4 दिन में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, कुछ दिनों के लिए क्या आप गुड्स को कस्टम वेयर हाउस में रख सकते हो? ठीक है, मैं बॉन्ड वगैरह नहीं दूंगा, बस कुछ दिन के लिए रख लीजिए, क्योंकि अगर पोर्ट पे मेरे गुड्स पड़े रहे तो डेमरेज चार्जेस काफी यूज हो जाएंगे। तो सर आप कुछ दिनों के लिए मेरे गुड्स को निकाल के आप वेयर हाउस में रख लीजिए, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रख लीजिए सर। तो सर ऑफिसर क्या करेगा? यहां से गुड्स को उठा के कुछ दिनों के लिए, यहां से गुड्स को उठा के कुछ दिनों के लिए कस्टम वेयर हाउस में रख देगा, आपसे बॉन्ड वगैरह नहीं मांगेगा। लेकिन सर इस पे वेयर हाउसिंग के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होंगे और आपके गुड्स वेयर हाउस भी हो गए, मतलब वेयर हाउसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हुआ, मतलब आपसे बॉन्ड वगैरह नहीं लिया गया, करेक्ट। तो सर आपके गुड्स को फिर भी वेयर हाउस में कुछ दिनों के लिए रख दिया गया, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। विदाउट वेयर हाउसिंग भी ऑफिसर चाहे तो आपको अलाउ कर सकता है कि अगर आपके गुड्स आ गए यहां पे और आपके लिए क्लियर कराने के लिए डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए ऑफिसर को परमिशन लेके आप गुड्स को कस्टम वेयर हाउस में रख सकते हो और आपके ऊपर कस्टम के जो वेयर हाउसिंग के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड इसीलिए हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग हो गया आपका विदाउट वेयर हाउसिंग प्रोविजंस बीइंग एप्लीकेबल ऑन यू, इसीलिए इसे बोला जाता है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। अब सर चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो सेल्फ असेसमेंट करोगे कि कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इंटू रेट ऑफ ड्यूटी इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, तो आपने सेल्फ असेसमेंट किया, सेल्फ असेसमेंट करने के बाद सर आपने ड्यूटी पे कर दिया। याद रखिएगा ड्यूटी पेमेंट करना है ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो ऑनलाइन, उसी दिन आपको ड्यूटी का पेमेंट भी करना है। बिल ऑफ एंट्री जिस दिन दे रहे हो उसी दिन आपको ड्यूटी का पेमेंट करना है। और सर अगर आपने लेट कर दिया, आज बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया और ड्यूटी नहीं दिया, तो 15% इंटरेस्ट लगेगा। और सर और एक पॉइंट है कि डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी अलाउड। सर ये डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्या होता है? पोस्ट पेड फैसिलिटी बाबा, पोस्ट पेड फैसिलिटी। ये क्या होता है कि सर गवर्नमेंट बोलता है कुछ कुछ लोगों के केस में पहले क्लियर करा ले बाद में पेमेंट कर देना, मतलब पोर्ट पे कंजेशन मत कर, गुड्स छुड़ा और घर लेके जा, गुड्स छुड़ा और घर के लेके जा, इसलिए बोलते हैं इसे डेफर्ड पेमेंट, मतलब पोस्ट पेड फैसिलिटी। ये क्या होता है? ये पहला बात तो एलिजिबल लोग सिर्फ होते हैं ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर टायर 2 एंड टायर 3। ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर टायर 2 एंड टायर 3 सिर्फ एलिजिबल होते हैं, एंड ऑथराइज पब्लिक अंडरटेकिंग को भी एलिजिबल किया गया है। अब सुनिए, अब ये जो लोग हैं इन लोग को पोस्ट पेड फैसिलिटी अलाउ किया है, पहले क्लियर करा लो, ड्यूटी बाद में दे देना। तो सर इन लोग के लिए ड्यू डेट क्या होता है? इनका जो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है, बेसिकली जिनको ऑफिसर ने चेक कर लिया है, अब वो 1st to 15th के बीच में जो फाइल हुआ उसके लिए 16th, 1st to 15th जो फाइल हुआ है उसके लिए 16 ड्यू डेट होगा। जो भी ड्यूटी का पेमेंट करना है 16 तारीख को कर दीजिएगा। 16 से लास्ट ऑफ द मंथ तक जो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है उनके लिए नेक्स्ट मंथ का 1st होगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, 16 से 31 मार्च 31st ऑफ मार्च के लिए सिर्फ 31st ऑफ मार्च ही ड्यू डेट रहेगा। और सर अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम। और सर अगर आपने पेमेंट लैप्स कर दिया, मतलब आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, ग्रेटर देन वंस इन 3 मंथ, ग्रेटर देन वंस इन 3 मंथ, तो सर आपका ये जो फैसिलिटी है इसको विथड्रॉ कर लिया जाएगा। उसके बाद ये था डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी। एक होता है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस दिन पेमेंट करोगे, एक डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी भी मिलता है। और एक पॉइंट यहां मैंने लिखा है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, मतलब मैनुअल पेमेंट आप नहीं कर सकते, ऑनलाइन ई पेमेंट ही करना है। तो सर ई पेमेंट किसके लिए मैंडेटरी होता है? अगर आप हो
अंडर अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम, ACP अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम, या फिर आप कोई भी हो जो बिल ऑफ एंट्री वे ड्यूटी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 आप फाइल कर रहे हो, अगर ड्यूटी मोर देन 10,000 है तो ई पेमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना मैंडेटरी है। उसके बाद सर आप एक बार पेमेंट कर दिए, जाइए कस्टम्स, कस्टम्स में अपना बिल ऑफ एंट्री दिखाइए, बिल ऑफ लेडिंग दिखाइए, इनवॉइस दिखाइए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर है तो दिखाइए, पेमेंट चालान जो है वो दिखाइए। अब क्या होगा, ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा। अगर ऑफिसर जब वेरिफिकेशन करेगा तो वो इंस्पेक्शन गुड्स का भी करेगा और सर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करेगा। अगर उसे सब कुछ सही लगा तो यस सर, तो वो आपको दे देगा एक क्लियरेंस ऑर्डर। अगर गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है, ड्यूटी और चार्जेस जो आपने दे दिए हैं, तो अब आप एक काम कीजिए, क्लियरेंस ऑर्डर लेके जाइए इस कस्टोडियन के पास और माम ले बेटा तेरा क्लियरेंस ऑर्डर, और आपको गुड्स लेके घर जाने देगा। समझ लीजिए सेल्फ असेसमेंट उसे सही नहीं लगा तो ऑफिसर क्या करेगा, एक रीअसेसमेंट कर देगा। रीअसेसमेंट करते हुए आपको बोलेगा आपने दिया 1 लाख, देना चाहिए था 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा ड्यूटी दीजिए, जो आपको ड्यूटी देना है डिफरेंशियल विद इन 1 डे, जिस दिन वो बिल ऑफ एंट्री आपको चेक करके रिटर्न करे, 1 दिन में आप ड्यूटी पेमेंट कर दीजिए। कर दिया तो वो आपको एक क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा। अगर आपने सारा पेमेंट कर दिया और गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है तो क्लियरेंस ऑर्डर मिल गया, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। कस्टोडियन को दिखा और वो बोलेगा जा अपना गुड्स लेके घर चले जा। उसके बाद एक सेक्शन नंबर 48 भी मैंने एडिशनल यहां लिख के रखा है कि सर अगर आपके गुड्स कस्टम पोर्ट पे आ गए, क्लियर भी नहीं कराए, तो इफ गुड्स आर नॉट क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, या वेयरहाउस भी नहीं किए, गोडाउन में नहीं डाले कस्टम के, या ट्रांसशिप भी नहीं किए विद इन 30 डेज फ्रॉम अनलोडिंग, तो कस्टोडियन क्या करेगा, आपको एक नोटिस देगा। और कस्टोडियन मतलब जिसकी कस्टडी में ये गुड्स है, बेसिकली आजकल अदानी ग्रुप वगैरह जो मेंटेन करते हैं पोर्ट को, ठीक है, तो आपको एक नोटिस दिया जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन लिया जाएगा और आपके गुड्स को बेच दिया जाएगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं एनिमल्स पेरिशेबल एंड हजार्डस गुड्स में विद द प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन बी सोल्ड एनी टाइम। आर्म्स एंड एमुनेशन ऐसा तो नहीं है कि दुकान लगा ली और सबको बेच दिया। आर्म्स एंड एमुनेशन का केस में आर्म्स एंड एमुनेशन मे बी सोल्ड एट सच टाइम प्लेस इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी आर्म्स एंड एमुनेशन को वैसे ही डील किया जाएगा। ये जो इंपोर्ट प्रोसीजर का चार्ट है, इंपोर्ट चैप्टर आपके लिए चाहे बी ग्रेडेड हो, इंपोर्ट प्रोसीजर का जो चार्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। मुझे लगता है इंपोर्ट प्रोसीजर का चार्ट एग्जाम पर्पस के लिए ए ग्रेडेड मान सकते हैं। आर वी ऑल 100% क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब जो नेक्स्ट है चार्ट वो है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। आ जाइए एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। सर एक्सपोर्ट प्रोसीजर का चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट चलिए फटाफट कर लेते हैं। समझ लीजिए ये है एक एक्सपोर्टर। बाबा देखिए हमने जो ऊपर पढ़ा था ये इंपोर्ट प्रोसीजर था, अब हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर कर रहे हैं। ये है समझ लीजिए एक एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं तो वो क्या करेगा? पहले वो सेक्शन नंबर 50 में जाएगा। सेक्शन नंबर 50 बोलता है उसे कि सर एक शिपिंग बिल फाइल कर दे, और सर शिपिंग बिल इन केस ऑफ सी और एयर होता है। लैंड रूट का केस में आप बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर दीजिए। उसके साथ आपको बेसिकली ये जो फाइल करना है आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली करना है, और उसके साथ आपको सेल्फ असेसमेंट करते हुए जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बनता है वो दे देना है। जनरली गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी होता नहीं है, लेकिन जिन जिन गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो आप दे दीजिए। ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जाइए कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाइए, आप विजिट कस्टम कीजिए विद शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, इनवॉइस, पेमेंट चालान वगैरह। और अब ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स करेगा, वेरिफिकेशन करेगा डॉक्यूमेंट्स का, और अगर उसे गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं लगे, ड्यूटी पेड है अलोंग विद अदर चार्जेस, प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपको एक ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस दे देगा कि ले बेटा ले जा, जी ले अपनी जिंदगी, एक्सपोर्ट कर दे। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर LEO आपको दे दिया जाएगा। लेकिन सर अगर समझ लीजिए ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कर देगा रीअसेसमेंट। बोलेगा सर आपने जो ड्यूटी दिया है वो सही नहीं है, आप इतना ड्यूटी डिफरेंशियल दीजिए। आप अगर डिफरेंशियल देते हो तो आपको मिल जाएगा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। मतलब अब मुझे जिसे एक्सपोर्ट करना है उसके बाद लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है, उसके पास लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है। अब मैं क्या ढूंढूंगा? कौन सी शिपिंग कंपनी है जो इंडिया के बाहर गुड्स लेके जा रहे हैं? तो चलिए अब शिपिंग कंपनी के साइड से देखते हैं। सुनिए, अब एक्सपोर्ट भी शिप रूट से हो सकता है, एयर रूट से हो सकता है, लैंड रूट से भी हो सकता है। अब सुनिए, हमेशा याद रखिएगा पहले स्टेज में सर ये जो लोग होते हैं जिनको बाहर गुड्स लेके जाने हैं, इनको आप अपना एक एंट्री आउटवर्ड लेना पड़ता है कि सर हम गुड्स का लोडिंग ले लें क्या। एंड हेंस सेक्शन नंबर 39 बोलता है ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड टू ए वेसल, और मास्टर जो होता है वो अलाउ नहीं करेगा गुड्स लोडिंग होना अनलेस
विदाउट एंट्री आउटवर्ड, मतलब इन्हें फर्स्ट एक एंट्री आउटवर्ड चाहिए होता है। ठीक है सर, एंट्री आउटवर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैगेज एंड मेल बैग, एंड एंट्री आउटवर्ड एप्लीकेबल सिर्फ वेसल का केस में होता है। इन दोनों के केस में एंट्री आउटवर्ड का जरूरत नहीं होता, सिर्फ वेसल का केस में आने के समय अनलोडिंग के लिए एंट्री इनवर्ड, और अब अपलोडिंग के लिए कि लोडिंग करना है सर, उसके लिए एंट्री आउटवर्ड। एक बार जो इन्हें एंट्री आउटवर्ड मिल गया, अब ये बोलेंगे हाँ हमारे पास एंट्री आउटवर्ड है, किसी के पास लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो लेके आ जाओ, हम गुड्स लोड कर लेंगे। तो जिन जिन लोगों के पास एंट्री आउटवर्ड है, वो जिन जिन लोगों के पास लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है, वो आएंगे इनके पास और इनको अपना गुड्स दे देंगे। तो अब इधर क्या होगा, अब ये गुड्स का लोडिंग स्टार्ट करेंगे। लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन द कन्वेयंस फॉर एक्सपोर्टेशन, सेक्शन नंबर 40 आता है कि सर अब ये तीनों क्या करेंगे, लोडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, अब पर्सन इंचार्ज टू परमिट लोडिंग, जो भी शिप का या जो भी प्लेन का या जो भी ट्रक का पर्सन इंचार्ज है, वो लोडिंग लेना स्टार्ट करेगा। विल अलाउ लोडिंग ओनली इफ दे आर accompanied by shipping bill और बिल ऑफ एक्सपोर्ट और बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट प्लस ड्यूली पास, मतलब ऑफिसर ने लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया होना चाहिए कि सर शिपिंग बिल था, शिपिंग बिल इन्होंने फाइल किया था, प्लस ऑफिसर ने भी लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया है। ये दोनों डॉक्यूमेंट होने के बाद ही ये लोग आपका गुड्स का लोडिंग ले गए। ठीक है सर, अब एक बार लोडिंग हो गया, एक बात याद रखिएगा, इन केस ऑफ बैगेज एंड मेल बैग इफ परमिटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, मतलब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है, अगर ऑफिसर से परमिशन मिला हुआ है तो भी लोडिंग हो जाएगा। अब उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 33, 34, 35 एंड 36। सर जब लोडिंग करना है तो लोडिंग अप्रूव प्लेसेस में ही होगा, लोडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर ही होगा। अगर सर बड़ी बोट तक नहीं जा पा रहे हैं तो छोटी छोटी बोट अकंपनीड बाय ए बोट नोट, नो गुड शैल बी वाटरबोर्न अनलेस अकंपनीड बाय ए बोट नोट, मतलब अगर बड़ी बोट तक पहुंचने में आपको तकलीफ हो रही है, बड़ी बोट समुद्र में खड़ी है, आपको यहां से वहां सामान लेके जाने हैं लोड करने के लिए, तो आप बोट नोट का भी यूज कर सकते हो। एंड सेक्शन नंबर 36 बोलता है लोडिंग होगा नहीं हॉलीडे में कराना है, ऑफिसर्स के बाद कराना है तो आपको देना पड़ेगा मर्चेंट ओवरटाइम फीस। ठीक है सर, एक बार इन सब का लोडिंग वगैरह हो गया तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सुनिए, अब ये जो ऑफिसर है ये क्या करेगा, ये फाइल करेगा, जो भी बेसिकली पर्सन इंचार्ज है वो फाइल करता है। सेक्शन नंबर 41 देखिए, आया तो एंट्री इनवर्ड, सॉरी आया तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट, अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट, जाएगा तो डिपार्चर मैनिफेस्ट, यही बोला गया है। अब जा रहा है ना, तो जाने से पहले ये क्या करेगा, ये पर्सन इंचार्ज और एनी अदर पर्सन जो नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट होगा, बिफोर डिपार्चर फाइल करेगा डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट इन केस ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट, एंड इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा, और लैंड रूट का केस में एक्सपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल के केस में फाइल करेगा और ये मैनुअली फाइल होगा। और सर अब ये लोग सामान के लिए तो फाइल कर दिए डिपार्चर मैनिफेस्ट, डिपार्चर रिपोर्ट, लेकिन सर जो लोगों को लेके जा रहे हैं उनके लिए क्या फाइल करेंगे, तो सर पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन फाइल करेंगे। याद रखिएगा, चाहे ये हो, अगर आपने डिले किया है तो पेनल्टी अप टू 50,000 लगाया जा सकता है। आपने ऑफिसर को बता दिया किन लोगों को लेके जा रहे हो, क्या क्या सामान साथ में लेके जा रहे हो, अब ऑफिसर बोलेगा चल भाग जाए यहां से, ऑफिसर आपको दे देगा एक डिपार्चर ऑर्डर, यही बोला गया यहां पे। सेक्शन नंबर 42, नो कन्वेंस टू लीव विदाउट रिटर्न ऑर्डर, मतलब एक डिपार्चर ऑर्डर आपको दिया जाएगा और वो एक रिटर्न ऑर्डर होता है कि जा बेटा जा, लेके चले जा सामान। पर्सन इंचार्ज टू परमिट कन्वेंस टू डिपार्ट आफ्टर प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज ए रिटर्न ऑर्डर, मतलब जब एक बार ऑफिसर ने रिटर्न ऑर्डर दे दिया उसी के बाद आपको इंडिया छोड़ के जाना है। यह है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक बात याद रखिएगा, यहां जो ये क्लियरेंस ऑर्डर दिए जाते हैं आजकल ये कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम से डायरेक्ट भी दे दिए जाते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क इवैल्यूएशन। सर क्लियरेंस ऑर्डर में बी इशूड बाय कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम ऑन रिस्क इवैल्यूएशन, और ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क इवैल्यूएशन भी कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम आजकल क्लियरेंस ऑर्डर्स देता है। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? एक्सपोर्ट प्रोसीजर, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में नीचे मैंने लिख रखा है सेक्शन नंबर 51A एंड सर सेक्शन नंबर 51B के बारे में। सेक्शन नंबर 51A क्या बोलता है, अगर आपको पेमेंट करना है ड्यूटी का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, तो सर ईच डिपॉजिट टुवर्ड ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी
फीस और एनी अदर सम, ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर सम जो आपको कस्टम एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर पे करना है, शैल बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर, मतलब आप पहले ई कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कीजिए और उसको यूज करते हुए आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद इन्होंने बोला है अमाउंट अवेलेबल इन द ई कैश लेजर मे बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी, डी फॉर ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अंडर द कस्टम एक्ट or under the custom tariff act or under any other law in prescribed manner and condition and within prescribed time, balance in the e-cash ledger after payment of duty, interest, penalty, fees or any other amount। अगर आप चाहो तो आप रिफंड ले भी सकते हो। अब सुनिए इन्होंने क्या बोला कि आपको ई कैश लेजर यूज करना है जो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, बेसिकली आइसगेट के पोर्टल पे भी अब ये बोल रहे हैं हम कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम में भी ई कैश लेजर मेंटेन करेंगे और आपको जो भी ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर अमाउंट पे करना है वो आप ई कैश लेजर को यूज करते हुए पे करोगे। अब सुनिए इधर एक छोटा सा अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, स्पेस ये बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 51 प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर सम पेएबल बाय ए पर्सन थ्रू डिपॉजिट मेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हाँ सर, आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे कर सकते हो ये ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट। फिर इन्होंने इधर लिखा कि सर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 51A(4) ऑफ द कस्टम एक्ट, सीबीआईसी में बाय नोटिफिकेशन एग्जाम सर्टेन डिपॉजिट टू विच प्रोविजन ऑफ ई कैश लेजर विल नॉट बी एप्लीकेबल। सेक्शन नंबर 51(4) में इन्होंने सेक्शन नंबर 51A का 4th वाला जो क्लॉज है उसमें इन्होंने लिख रखा है कि सर कुछ कुछ केसेस में अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करे तो आपको ई कैश लेजर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू करके अब यहां पे यही बोला है कि सर accordingly CBIC has specified certain deposited which are exempted from provision of payment of through e-cash ledger, मतलब इन केसेस में आपको e-cash ledger यूज करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं क्या, देखिए CBIC has specified certain deposited which are exempted from the provision of payment through e-cash ledger, मतलब इन केसेस में आपको e-cash ledger यूज करने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने बोला है विथ रेस्पेक्ट टू पे गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इन कस्टम स्टेशन वेयर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। अब समझ लीजिए आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया बॉम्बे पोर्ट से, वहां कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम चलता है तो ई कैश लेजर से पेमेंट वगैरह हो सकता है। अब समझ लीजिए आपने कोई ऐसे पोर्ट से इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया जहां कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम चलता ही नहीं है तो वहां तो आपको ई कैश लेजर यूज करके आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो बोल रहे हैं चल उधर आपको एग्जाम्पशन दे दिया, उधर ई कैश लेजर यूज करके पेमेंट करने की जरूरत नहीं है जहां कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। सेकेंडली विथ रेस्पेक्ट टू अकम्पनीड बैगेज, आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो, रणबीर कपूर समझ लीजिए इंडिया के बाहर से आ रहा है, सामान लेके आया, उसको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, अब वो क्या ई कैश लेजर आइसगेट की वेबसाइट में उसका थोड़ी मेंटेन होगा, वो वहां पे नॉर्मल कैश वगैरह डीडी वगैरह से पेमेंट कर देगा, उसके लिए भी ई कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अदर देन दोज यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ, ये क्या बोल रहे हैं, अदर देन इनको छोड़ के अगर आपको कोई चीज का पेमेंट कर रहा है, देखिए सीबीआईसी हैज नोटिफाइड सर्टेन डिपॉजिटेड व्हिच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ पेमेंट थ्रू ई कैश लेजर, और इसमें लिखा अदर देन दोज यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ, मतलब इनको छोड़ के अगर आपको पेमेंट करना है, अदर देन दोज इनको छोड़ के मतलब any duties of custom including cess and surcharge, IGST, GST compensation cess, interest, penalty, fees और any other amount payable under custom act और custom tariff act, इनको छोड़ के अगर आपको कोई भी और पेमेंट करना है तो उसके लिए भी आप ई कैश लेजर को छोड़ के नॉर्मली पेमेंट भी कर सकते हो। बस इतना ही बोला गया है कि सर सीबीआईसी ने अब एंड दिस नोटिफिकेशन हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 30th of November। और सुनिए ध्यान रखिएगा, पढ़ के जाइएगा, कहीं 2 मार्क के लिए छोटा सा पूछ ले कि किन किन केसेस में ई कैश लेजर के बिना भी आप ई कैश लेजर का जरूरत नहीं है, उसको यूज करने का जरूरत नहीं है, तो यही आप ध्यान रखिएगा, वेयर विच पेमेंट्स आर बेसिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द यूज ऑफ ई कैश लेजर। ठीक है सर, कुछ नहीं है। नंबर 1 जहां कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम है ही नहीं, नंबर 2 जहां आपको अकम्पनीड बैगेज जो बैग आता है आपका बैगेज में अगर कुछ लाए उसका पेमेंट करना है, एंड थर्डली सर इन चीज़ों को छोड़ के अगर कोई और चीज़ का पेमेंट करना है तो सर उसके लिए ये बोल रहे हैं सीबीआईसी हैज एग्जेम्प्टेड दोज डिपॉजिट्स, मतलब उन केसेस में आपको ई कैश लेजर यूज किए बिना भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। इज माई पॉइंट 100% क्लियर? यस सर, द ओनली अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ द ओनली अमेंडमेंट जो आया था एक्सपोर्ट प्रोसीजर के चैप्टर में। क्लियर है? चले आगे।
एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट के केस में एक छोटा सा अमेंडमेंट जो मैंने आपको बोल दिया। 51 बी क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 51 बी, जैसे हमारा जीएसटी में ई क्रेडिट लेजर है, वैसे यहां पे भी ई क्रेडिट लेजर की बात की जा रही है। लेजर्स फॉर ड्यूटी क्रेडिट, मतलब ये बोल रहे हैं कि सर रेमिशन ऑफ एनी ड्यूटी, टैक्स, लेवी चार्जेबल ऑन मटीरियल, इंपोर्ट मटेरियल यूज्ड in the manufacturing of goods that are exported, any financial benefit जो आपको गवर्नमेंट देना चाहती हो, shall be credited to an, मतलब आपको कोई भी ड्यूटी का रेमिशन, कोई भी टैक्सेस वगैरह अगर गवर्नमेंट देना चाहती है, कोई भी अगर गवर्नमेंट समझ लीजिए आपको फाइनेंशियल बेनिफिट वगैरह देना चाहती है, तो गवर्नमेंट बोलता है यहां हम क्या करेंगे, ड्यूटी क्रेडिट लेजर, ड्यूटी क्रेडिट लेजर मतलब ई क्रेडिट लेजर जैसा ही ड्यूटी क्रेडिट लेजर हम जो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम में मेंटेन करेंगे उसमें आपको वो ड्यूटी डाल देंगे और आप उसको यूज कर लीजिएगा। समझ लीजिए आरओडीटीपी स्कीम है, एससीआई स्कीम है, उसमें जो भी आपको ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा वो बेसिकली अब इनका बोलना यही है कि हम ड्यूटी क्रेडिट लेजर में डालेंगे। और सर ड्यूटी क्रेडिट लेजर से आप क्या कर सकते हो, आप जो भी आपको ड्यूटी का पेमेंट वो कर सकते हो, किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, और यही बोला इन्होंने ड्यूटी क्रेडिट में भी यूज बाय द पर्सन टू होम इट इज इशूड, मतलब मुझे इशू किया गया है ड्यूटी क्रेडिट, मैं यूज कर सकता हूं, किसी और को दे सकता हूं और वो भी यूज कर सकता है टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ ड्यूटीज अंडर द कस्टम एक्ट और द कस्टम टैरिफ एक्ट। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां छोटा सा पॉइंट मैंने एडिशनल बोल दिया आप लोगों को। आ जाइए आगे, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में आ जाइए, आ जाइए ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में आ जाइए, ट्रांसशिपमेंट में। अब सुनिए, अब जो नेक्स्ट यहां पे बोला गया है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। सर ये ट्रांजिट क्या होता है और ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, फटाफट समझा देता हूं, सुनिए। सर सेक्शन नंबर 52, 53 और 54 हम यहां पढ़ने वाले हैं, 53 एंड 54। सर सेक्शन नंबर 52 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 52 बोलता है जो हम प्रोविजन पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेबल नहीं है बैगेज को, वो एप्लीकेबल नहीं है पोस्ट को, और वो एप्लीकेबल नहीं है स्टोर्स को। बैगेज, पोस्ट और स्टोर्स के केस में जो अभी हम प्रोविजन पढ़ने वाले हैं ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट के, वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बैगेज, पोस्ट एंड स्टोर्स के केस में ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट का सेपरेट प्रोविजन है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ट्रांजिट क्या होता है। ट्रांजिट होता है, समझ लीजिए ये यूएस से एक शिप आ रही थी कार्निवल, ठीक है सर। कार्निवल ने क्या किया, कार्निवल ने समझ लीजिए 4 कंटेनर्स लेके आ रही थी। अब क्या होगा, कार्निवल इधर रीच हो गई, ठीक है। रीच होने के बाद क्या किया कार्निवल ने जो कार्निवल शिप थी उससे दो कंटेनर यहां अनलोड कर दिए, और बाकी 2 कंटेनर सेम शिप में कार्निवल शिप में ही आगे चले गए केरला पोर्ट, या सर यहां से चले गए ऑस्ट्रेलियन पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट चले गए। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है सर, अगर सेम शिप में गुड्स एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जा रहे हैं तो सर इस पोर्ट के लिए ये जो बाकी 2 कंटेनर है ना जो आगे जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिट कार्गो, और ट्रांजिट कार्गो के ऊपर द ड्यूटी नहीं दिया जाता, बस इतना का ही ध्यान रखना है। और सर ट्रांसशिपमेंट क्या होता है वो समझिए। सर गुड्स आ रहे थे इस कार्निवल में, ठीक है। अब समझ लीजिए 4 कंटेनर आए थे, चारों कंटेनर अनलोड हो गए, 2 कंटेनर तो मुंबई पोर्ट पे क्लियर कराए जाएंगे तो वहां पे ड्यूटी लगेगा। बाकी 2 कंटेनर नए शिप में, देखिए बाबा, नए शिप में लोड होके फिर आगे जा रहे हैं, चाहे केरला पोर्ट या इंडिया के बाहर। बेटा आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी शिप चेंज हो तो उसे हम ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं, जब शिप चेंज नहीं होता है उसे हम ट्रांजिट बोलते हैं। बट हमेशा ड्यूटी वहीं लगेगा जहां गुड्स अल्टीमेटली क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 33 बोलता है गुड्स इन ट्रांजिट, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन द सेम कन्वेंस इज ट्रांजिट। मतलब आए 4 कंटेनर, सर आए 4 कंटेनर, 4 कंटेनर में से 2 अनलोड हो गए तो इन 2 के ऊपर ड्यूटी यहीं लगेगा। बाकी 2 सेम शिप में जो आगे जा रहे हैं, तो सर इन 2 को हम ट्रांजिट कार्गो बोलते हैं, और इन पे ड्यूटी या तो केरला पोर्ट पे लगेगा, और इंडिया के बाहर जा रहा है तो इंडिया के बाहर का गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ड्यूटी लगाना है या नहीं लगाना है। तो सर ये बोल रहा है यहां पे वेयर एनी गुड्स imported in a conveyance plus mentioned in the arrival manifest, import report as ट्रांजिट विद इन और आउटसाइड इंडिया। मतलब जब ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट वगैरह फाइल किया जाता है, इधर लिख दिया सर 2 लैंडिंग कार्गो है, मतलब इस ऑफिसर को पता चल गया 2 लैंडिंग कार्गो है, रिमेनिंग 2 ट्रांजिट कार्गो है, मतलब नीचे रहने वाला कार्गो है जो आगे जाएगा। एंड हेंस
The proper officer will allow the goods and conveyance to transit without payment of duty. मतलब 2 कंटेनर अनलोड किए, उस पर तो ड्यूटी दे दिया जाएगा, बाकी जो 2 कंटेनर ट्रांजिट कार्गो थे उनको अनलोड भी नहीं किया जाएगा, वो शिप पे ही रहेंगे और आगे जाएंगे और जहां क्लियर होगा वहीं ड्यूटी लगेगा. सेम डॉक्यूमेंट विल कंटिन्यू, मतलब वही इंपोर्ट मैनिफेस्ट आगे तक चलेगा. एंड नो न्यू डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड. इंपोर्ट ड्यूटी डेस्टिनेशन पोर्ट या डेस्टिनेशन स्टेशन, जो डेस्टिनेशन पोर्ट्स हैं वहां दिया जाएगा जहां अल्टीमेटली गुड्स क्लियर कराए जाएंगे. उसके बाद आता है ट्रांसशिपमेंट. ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट में कोई डिफरेंस नहीं है अदर देन द पॉइंट कि सर गुड्स इन ट्रांजिट में क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, सारा गुड्स यहां अनलोड किया जाएगा, 2 जो क्लियर कराना है उस पर ड्यूटी लगेगा, बाकी 2 को नए शिप में लोड करके आगे भेजा जाएगा, इसलिए उसे ट्रांसशिपमेंट कार्गो बोलते हैं. अब सुनिए, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अदर कन्वेयंस इज ट्रांसशिपमेंट. और सर अगर एनी गुड्स इंपोर्टेड इन ए कन्वेयंस प्लस अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है एज ट्रांसशिपमेंट विद इन और आउटसाइड इंडिया, तो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा इस पोर्ट पे वो क्या करेगा, वो उन गुड्स को ट्रांसशिप होने देगा विदाउट पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी. कोई ड्यूटी बीच वाले जो पोर्ट में है नहीं लिया जाएगा. और सर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर फॉर ट्रांसशिपमेंट. मतलब जब इन गुड्स को आगे लोड करना है तो यहां पर्सन इंचार्ज तो डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो ये ऑफिसर से एक बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट साइन कराना है ताकि ये गुड्स को लोड कर सके दूसरे शिप में. उसके बाद बोला गया है इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा डेस्टिनेशन पोर्ट या डेस्टिनेशन स्टेशन पे ही लगेगा. और सर एक बात याद रखिएगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट और समझ लीजिए श्रीलंकन गवर्नमेंट है, इंडिया से कुछ गुड्स ट्रांसशिप होकर आगे जाने वाले हैं, तो उस केस में ये बोल रहे हैं व्हेन गुड्स आर बीइंग ट्रांसशिप अंडर ए इंटरनेशनल ट्रीटी और बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, ए डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ ट्रांसशिप बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट कैन बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर. मतलब ये प्रॉपर ऑफिसर को इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग ए बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट आप एक डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी प्रेजेंट करोगे और वो उसको पास कर देगा तो भी आप ट्रांसशिप कर सकते हो गुड्स को. बस यही बोला गया है. बस बाबा बस क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांसशिप एंड ट्रांसशिपमेंट. याद रखिएगा ट्रांजिट का केस में वेसल चेंज नहीं होता, ट्रांसशिपमेंट का केस में वेसल चेंज होता है. हाउएवर दोनों ही केस में ड्यूटी इज ऑलवेज पेएबल, जो जहां गुड्स अल्टीमेटली क्लियर होंगे वहीं ड्यूटी दिया जाएगा. क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, बी ग्रेडेड चैप्टर, इंपोर्ट प्रोसीजर बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्लोज करेंगे अपना डिस्कशन ऑन इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट.